नमस्कार, मैं आपकी अपनी प्रेरणा आज फिर से आई हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की एक और कहानी सच्चाई का उपहार लेकर। बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक कहानी है, तो सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। तहसीली पाठशाला बराव के प्रथम अध्यापक मुंशी भवानी सहाय को बागवानी का कुछ शौक था। क्यारियों में भांति भांति के पुष्प और पत्तियां लगा रखी थी, द्वारों पर लताएं चढ़ा दी थी। इससे पाठशाला की शोभा अधिक हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा शौक था उनको बागवानी करने का, जगह जगह पेड़ पौधे लगाने का। वह मिडिल कक्षा के लड़कों से भी अपने बगीचों को सींचने और साफ करने में सहायता ले लिया करते थे। अधिकांश लड़के इस काम को रुचि से करते थे, इससे उनका मनोरंजन हो जाता था। किंतु क्लास 4-5 में जो लड़के थे वो जमींदारों के थे। उनमें कुछ ऐसी दुष्ट प्रकृति थी कि यह मनोरंजक कार्य भी उन्हें बेकार मालूम होता। बेकार मतलब बिना किसी पैसे के काम करवा लेना। तो जो जमींदारों के बच्चे थे उनको लगता कि मास्टर जी तो फ्री में हमसे काम करा लेते हैं। उन्होंने बाल्यकाल से ही आलस्य में जीवन व्यतीत किया था। अमीरी का झूठा अभिमान हृदय में भरा हुआ था। वह हाथ से कोई काम करना निंदा की बात समझते थे। अब जिन्होंने शुरू से ही बाल्यकाल से ही कोई काम नहीं किया, अपने हाथ से नौकर चाकर करते थे, तो उन्हें लगता कि हम क्यों करें, है ना। उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था। उन्हें इस बगीचे से नफरत थी। जब उनके काम करने की बारी आती तो कोई ना कोई बहाना करके उठ जाते। इतना ही नहीं, दूसरे लड़कों को भी बहकाते और कहते, वाह पढ़े फारसी बेचे तेल। यदि खुरपी कुदाल ही करना है तो पाठशाला में किताबों से सिर खपाने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पर पढ़ने आते हैं, कुछ मजदूरी करने नहीं आते। मुंशी जी इस अवज्ञा के लिए उन्हें कभी कभी दंड भी दे देते थे। इससे उनका द्वेष और भी बढ़ जाता था। आखिर में यहाँ तक नौबत पहुंची कि एक दिन उन लड़कों ने सलाह करके उस पुष्प वाटिका को विध्वंस करने का फैसला ले लिया। इतनी मेहनत से और दूसरों बच्चों की मेहनत से जो पुष्प वाटिका अध्यापक ने तैयार कर रखी थी, उन्होंने उसको खराब करने का, तहस नहस करने का सोच लिया। 10 बजे पाठशाला लगती थी, लेकिन उस दिन वे 8 बजे ही आ गए और बगीचे में घुसकर उसे उजाड़ने लगे। कहीं पौधे उखाड़ फेंके, कहीं क्यारियों को रोंद डाला, पानी की नालियां तोड़ डाली, क्यारियों की मेड़ें खोद डाली। मारे डर के छाती धड़क रही थी कि कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन एक छोटी सी फुलवारी को उजाड़ते कितनी देर लगती है। 10 मिनट में हरा भरा बाग नष्ट हो गया। तब वे लड़के जल्दी से निकले, लेकिन दरवाजे तक आए थे कि उन्हें अपने एक सहपाठी का चेहरा दिखाई दिया। एक दुबला पतला दरिद्र और चतुर लड़का था। उसका नाम बाज बहादुर था। बड़ा गंभीर शांत बालक था। उधम पार्टी के लड़के उससे ईर्ष्या करते थे। वो सीधा साधा था। उसने उन्हें देख लिया। उसे देखते ही उनका खून सूख गया। यकीन हो गया कि इसने जरूर देख लिया, ये मुंशी जी से कहे बिना न रहेगा। बुरे फंसे, आज खैर नहीं है। ये राक्षस इस समय यहाँ क्या करने आया था। मतलब खुद उजाड़ रहे हैं, खुद बगीचे को तहस नहस कर दिया, और राक्षस उस बेचारे सीधे साधे बच्चे को कह रहे हैं क्योंकि उसने उन्हें देख लिया था। आपस में इशारे हुए। ये सलाह हुई कि इसे अपने में मिला लेना चाहिए। जगत सिंह उनका मुखिया था। आगे बढ़कर बोला, बाज बहादुर, सवेरे कैसे आ गए? हमने तो आज तुम लोगों के गले की फांसी छुड़ा दी। लाला बहुत परेशान किया करते थे, ये करो वो करो, मगर यार देखो, कहीं मुंशी जी से मत कह देना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जयराम ने कहा, कह क्या देंगे, अपने ही तो हैं। हमने जो कुछ किया है वह सबके लिए किया है, केवल अपनी भलाई के लिए नहीं। चलो यार, तुम्हें बाजार की सैर करा दें, मुंह मीठा करा दें। बाज बहादुर ने कहा, नहीं, मुझे आज घर पर सबक याद करने की छुट्टी नहीं मिली। छुट्टी मतलब समय नहीं मिला, यहीं बैठकर पढ़ूंगा। जगत सिंह बोला, अच्छा, मुंशी जी से तो नहीं कहोगे? बाज बहादुर बोला, मैं खुद कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा तो। जगत सिंह ने कहा, कह देना मुझे नहीं मालूम। बाज बहादुर बोला, ये झूठ मुझसे ना बोला जाएगा। जयराम, अगर तुमने चुगली खाई और हमारे ऊपर मार पड़ी तो हम तुम्हें पीटे बिना नहीं छोड़ेंगे। बाज बहादुर बोला, हमने कह दिया कि चुगली ना खाएंगे, लेकिन मुंशी जी ने पूछा तो झूठ नहीं बोलेंगे। जयराम, तो हम भी तुम्हारी हड्डियां तोड़ेंगे। बाज बहादुर, इसका तुम्हें अधिकार है।
10 बजे जब पाठशाला लगी और मुंशी भवानी सहाय ने बगीचे की यह हालत देखी तो गुस्से से आग हो गए। बगीचे के उजड़ने का इतना मलाल न था जितना लड़कों की शरारत का। यदि किसी सांड ने यह दुष्कृत्य किया होता तो वे सिर्फ हाथ मलकर रह जाते, लेकिन लड़कों के इस अत्याचार को सहन न कर सके। जो ही लड़के क्लास में बैठ गए वे तेवर बदले हुए आए और पूछा, यह बगीचा किसने उजाड़ा है? कमरे में सन्नाटा छा गया। अपराधियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। मिडिल कक्षा के 25 विद्यार्थियों में कोई ऐसा नहीं था जो इस घटना को न जानता हो, किंतु किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर साफ साफ कह दे। सब सिर झुकाए मौन धारण किए बैठे थे। मुंशी जी को गुस्सा और भी बढ़ गया। चिल्लाकर बोले, मुझे यकीन है तुम ही लोगों में से किसी की शरारत है। जिसे मालूम हो साफ कर दे, नहीं तो मैं एक सिरे से पीटना शुरू करूंगा, फिर कोई ये ना कहे कि हम बेकसूर मारे गए। एक लड़का भी नहीं बोला, वही सन्नाटा। मुंशी जी, देवी प्रसाद तुम जानते हो? मुंशी जी ने देवी प्रसाद से पूछा कि देवी प्रसाद तुम जानते हो किसने किया है? देवी प्रसाद ने कहा, जी नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। बाज बहादुर, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तुम्हें मालूम है? मालूम है? बाज बहादुर खड़ा हो गया। उसके मुखमंडल पर वीरत्व जैसा प्रकाश था, आंखों में साहस झलक रहा था। बोला, जी हाँ। मुंशी जी ने कहा, शाबाश। अपराधियों ने बाज बहादुर की ओर रक्त वर्ण आंखों से देखा और मन में कहा, अच्छा, धमकी देने के बावजूद बता रहा है बच्चों। भवानी साहेब बड़े धैर्यवान व्यक्ति थे। यथाशक्ति लड़कों को यातना नहीं देते थे, किंतु ऐसी दुष्टता का दंड देने में वह लेश मात्र भी दया न दिखाते थे। छड़ी मंगाकर 5 अपराधियों को 10-10 छड़ियां लगाई, सारे दिन बेंच पर खड़ा रखा और चाल चलन के रजिस्टर में उनके नाम के सामने काले निशान बना दिए। बाज बहादुर से शरारत पार्टी वाले लड़के वैसे ही जला करते थे। आज उसकी सच्चाई की वजह से उसके रक्त के प्यासे हो गए और ज़्यादा खुन्नस करने लग गए उससे। यंत्रणा में सहानुभूति पैदा करने की शक्ति होती है। उस समय क्लास के अधिकांश लड़के अपराधियों के मित्र हो रहे थे। उनमें षड्यंत्र रचा जाने लगा कि आज बाज बहादुर की खबर ली जाए। ऐसा मारो कि पाठशाला में मुंह न दिखावे। यह हमारे घर का भेदी है, दगाबाज, बड़ा सच्चे की दुम बना है। आज सच्चाई का हाल मालूम हो जाएगा। बेचारे बाज बहादुर को इस गुप्त लीला की जरा भी भनक नहीं थी। विद्रोहियों ने उसे अंधकार में रखने का पूरा प्रयत्न किया था। छुट्टी होने के बाद बाज बहादुर घर की ओर चला। मार्ग में एक अमरूद का बाग था। वहाँ जगत सिंह और जयराम कई लड़कों के साथ खड़े थे। बाज बहादुर चौंका, समझ गया कि लोग मुझे छेड़ने पर उतारू हैं। बाज बहादुर चौंका, समझ गया कि लोग मुझे छेड़ने पर उतारू हैं, किंतु बचने की कोई युक्ति न थी। कुछ हिचकता हुआ आगे बढ़ा। जगत सिंह बोला, आओ लाला, बहुत राह दिखाई, आओ सच्चाई का इनाम लेते जाओ। बाज बहादुर बोला, रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो। जयराम ने कहा, जरा सच्चाई का मजा तो चखते जाइए। बाज बहादुर बोला, मैंने तुमसे कह दिया था जब मेरा नाम लेकर पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। जयराम ने कहा, हमने भी तो कह दिया था कि तुम्हें इस काम का इनाम दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। यह कहते ही बाज बहादुर की तरफ घूसा तान कर बढ़ा। जगत सिंह ने उसके दोनों हाथ पकड़ने चाहे। जयराम का छोटा भाई शिवराम अमरूद की एक टहनी लेकर झपटा। बाकी लड़के चारों तरफ खड़े होकर तमाशा देखने लगे। ये रिजर्व सेना थी जो जरूरत पड़ने पर दोस्तों के दल की मदद के लिए थी। बाज बहादुर कमजोर लड़का था। उसकी मरम्मत करने को वह 3 मजबूत लड़के काफ़ी थे। सब लोग यही समझ रहे थे कि पल भर में ये तीनों उसे गिरा लेंगे। बाज बहादुर ने जब देखा कि शत्रुओं ने अस्त्र प्रहार करना शुरू कर दिया तो उसने कनखियों से इधर उधर देखा। तब तेजी से झपटकर शिवराम के हाथ से अमरूद की टहनी छीन ली और 10 कदम पीछे हटकर टहनी तानते हुए बोला, तुम मुझे सच्चाई का इनाम या सजा देने वाले कौन होते हो? दोनों ओर से दांव पेच होने लगे। बाज बहादुर था तो कमजोर, पर बहुत चपल और सतर्क था। उस पर सत्य का विश्वास उसके हृदय को और भी बलवान बनाए हुए था। सच्चाई में ताकत होती है, ये सही बात है। उछल उछल कर वार करता और हटाता रहा, लेकिन अमरूद की टहनी कहाँ तक थाम सकती थी। जरा देर में उसकी धज्जियाँ उड़ गई। जब तक वह उसके हाथ में थी
तलवार की तरह थी। उसके पास किसी के आने की हिम्मत नहीं थी। निहत्था होने पर वह ठोकरों और घूसों से जवाब देता रहा, मगर आखिर में ज़्यादा संख्या थी, इसलिए वो लोग जीत गए। बाज बहादुर की पसली में शिवराम का एक घूसा ऐसा पड़ा कि वह बेदम होकर गिर पड़ा। आंखें पथरा गई और मूर्छा सी आ गई। दुश्मनों ने यह दशा देखी तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। समझे इसकी जान निकल गई, बेतहाशा भागे। कोई 10 मिनट के पीछे बाज बहादुर सचेत हुआ। कलेजे पर चोट लग गई, घाव ओछा पड़ा था, तिस पर भी खड़े होने की ताकत नहीं थी। हिम्मत करके उठा और लंगड़ाता हुआ घर की ओर चला। उधर यह विजय दल भागते भागते जयराम के मकान पर पहुंचा। रास्ते में ही सारा दल तितर बितर हो गया। कोई इधर से निकल भागा, कोई उधर से निकल भागा। कठिन समस्या आ पड़ी थी। जयराम के घर तक केवल 3 सुदृढ़ लड़के पहुंचे। वहां पहुंचकर उनकी जान में जान आई। जयराम ने कहा, कहीं मर न गया हो, मेरा घोंसा बैठ गया था। जगत सिंह बोला, तुम्हें पसली में नहीं मारना था, अगर तिल्ली फट गई होगी तो न बचेगा। जयराम बोला, यार मैंने जान के थोड़ी मारा था, संयोग ही था, अब बताओ क्या किया जाए। जगत ने कहा, करना क्या है, चुपचाप बैठे रहो। जयराम बोला, कहीं मैं अकेला तो नहीं फंसूंगा। जगत ने कहा, अकेले कौन फंसेगा, सब साथ चलेंगे। जयराम ने कहा, अगर बाज बहादुर मरा नहीं है तो उठकर सीधे मुंशी जी के पास जाएगा। जगत बोला, और मुंशी जी कल हम लोगों की खाल अवश्य उधेड़ेंगे। जयराम बोला, इसलिए मेरा मशवरा है कि कल पाठशाला जाओ ही मत, नाम कटा के दूसरी जगह चले चलो, नहीं तो बीमारी का बहाना करके बैठे रहो। महीने 2 महीने के बाद जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो देखा जाएगा। शिवराम ने कहा, और जो इम्तिहान होने वाला है। जयराम, ओहो, इसका तो ख्याल ही नहीं था, 1 ही महीना तो और रह गया है। जगत, तुम्हें अब की ज़रूर वजीफ़ा मिलता। जयराम, हाँ मैंने मेहनत तो की थी, लेकिन तो फिर। जगत, कुछ नहीं, तरक्की तो हो ही जाएगी, वजीफे से याद होना पड़ेगा। जयराम, बाज बहादुर के हाथ लग जाएगा। जगत, बहुत अच्छा होगा, बेचारे ने मार भी तो खाई है। दूसरे दिन पाठशाला लगी। जगत सिंह, जयराम और शिवराम तीनों गायब थे। वली मोहम्मद पैर में पट्टी बांधे आया था, लेकिन डर के मारे उसका बुरा हाल था। कल के दर्शक गण भी थरथरा रहे थे कि कहीं हम लोग भी गेहूं के साथ घुन की तरह न पिस जाएं। बाज बहादुर रोज की तरह अपने काम में लगा हुआ था, ऐसा मालूम होता था मानो उसे कल की बातें याद ही नहीं है। किसी से उनकी चर्चा न की। हाँ, आज वह अपने स्वभाव के प्रतिकूल कुछ खुश दिखाई पड़ता था। विशेषतः कल के योद्धाओं से वह अधिक हिला मिला हुआ था। वह चाहता था कि यह लोग मेरी ओर से निशंक हो जाएं। रात भर की विवेचना के पश्चात उसने यही फैसला किया था, और जब संध्या समय वह घर चला तो उसे अपनी उदारता का फल मिल चुका था। उसके शत्रु लज्जित थे और उसकी तारीफ करते थे, मगर वह तीनों अपराधी दूसरे दिन भी नहीं आए। तीसरे दिन भी उनका कहीं अता पता नहीं था। वह घर से पाठशाला को तो चलते, लेकिन देहात की तरफ निकल जाते। वहां दिन भर किसी पेड़ के नीचे बैठे रहते या गुल्ली डंडा खेलते। शाम को घर चले आते। उन्होंने ये तो पता लगा लिया था कि संग्राम के अन्य सभी योद्धागण मदर से आते हैं और मुंशी जी उनसे कुछ नहीं बोलते, किंतु चित्त से संदेह दूर नहीं होता था। बाज बहादुर ने अवश्य कहा होगा, हम लोगों के जाने की देर है। गए और बेभाव की पड़ी। यही सोचकर पाठशाला आने का साहस नहीं कर रहे थे। वे सोच रहे थे बाज बहादुर ने शिकायत कर दी होगी और हमें जाते ही मार पड़ेगी। चौथे दिन प्रातःकाल तीनों अपराधी बैठे सोच रहे थे कि आज किधर चलना चाहिए। इतने में बाज बहादुर आता दिखाई दिया। उन लोगों को ताज्जुब तो हुआ, किंतु उसे अपने दरवाजे पर आते देखकर कुछ उम्मीद बंध गई। यह लोग अभी बोलने भी न पाए थे कि बाज बहादुर ने कहा, क्यों दोस्तों, तुम लोग पाठशाला क्यों नहीं आते? 3 दिन से गैर हाजिरी जो हो रही है। जगत, पाठशाला क्या जाएं, जान भारी पड़ी है, मुंशी जी एक हड्डी भी नहीं छोड़ेंगे। बाज बहादुर, क्यों? वली मोहम्मद, दुर्गा सभी तो जाते हैं, मुंशी जी ने किसी को भी कुछ कहा? अर्थात नहीं कहा कुछ भी उनको। जयराम बोला, तुमने उन लोगों को छोड़ दिया होगा, लेकिन हमें भला क्यों छोड़ने लगे? तुमने एक एक की 3-3 जड़ी होंगी। बाज बहादुर, आज पाठशाला चलकर इसकी परीक्षा ही कर लो। जगत बोला, ये झांसे रहने दीजिए, हमें पिटवाने की चाल है। बाज बहादुर, तो मैं कहीं भागा तो नहीं जाता? उस दिन सच्चाई की सजा दी थी, आज झूठ का इनाम दे देना। जयराम, सच कहते हो, तुमने शिकायत नहीं की। बाज बहादुर, शिकायत की कौन बात थी? तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा। अगर तुम्हारा घूंसा न पड़ता तो मैं तुम लोगों को लड़ाई के मैदान से भगा कर दम लेता।
आपस के झगड़ों की शिकायत करने की मेरी आदत नहीं है। जगत बोला, चलूं तो यार, लेकिन यकीन नहीं आता, तुम हमें झांसा दे रहे हो, कचुम्बर निकलवा लोगे। बाज बहादुर बोला, तुम जानते हो झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। यह शब्द बाज बहादुर ने ऐसी विश्वास उत्पादक रीति से कहे कि उन लोगों का भ्रम दूर हो गया। बाज बहादुर के चले जाने के बाद तीनों देर तक उसकी बातों की विवेचना करते रहे। अंत में यही निर्णय हुआ कि आज चलना चाहिए। ठीक 10 बजे तीनों मित्र पाठशाला में पहुंच गए, किंतु चित्त में आशंकित थे। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मुंशी जी कमरे में आए। लड़कों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने तीनों मित्रों की ओर तीव्र दृष्टि से देखकर केवल इतना कहा, तुम लोग 3 दिन से गैर हाजिर हो। देखो, क्लास में जो इम्तिहानी सवाल हुए हैं उन्हें नकल कर लो। फिर पढ़ाने में मग्न हो गए। जब पानी पीने के लिए लड़कों को आधे घंटे का अवकाश मिला तो तीनों मित्र और उनके सहयोगी जमा होकर बातें करने लगे। जयराम बोला, हम तो जान पर खेलकर पाठशाला आए थे, मगर बाज बहादुर है बात का धनी। वली मोहम्मद, मुझे तो ऐसा मालूम होता है वह आदमी नहीं देवता है। ये आंखों देखी बात न होती तो मुझे यकीन न होता। जगत, भलमनसी इसी को कहते हैं। हमसे बड़ी भूल हुई कि उसके साथ ऐसा अन्याय किया। दुर्गा, चलो उससे माफ़ी मांगे। जयराम, हाँ, यह तुम्हें खूब सूझी, आज ही मांग लेंगे। जब पाठशाला बंद हुई तो क्लास के सब लड़के बाज बहादुर के पास गए। जगत सिंह उनका नेता बनकर बोला, भाई साहब, हम सब के सब तुम्हारे अपराधी हैं। तुम्हारे साथ हम लोगों ने जो अत्याचार किया है उस पर हम हृदय से लज्जित हैं। हमारा अपराध क्षमा करो। तुम सज्जनता की मूर्ति हो, हम लोग उज्जड़, गंवार और मूर्ख हैं। हमें अब क्षमा प्रदान करो। बाज बहादुर की आंखों में आंसू भर आए। बोला, मैं पहले भी तुम लोगों को अपना भाई समझता था और अब भी वही समझता हूँ। भाइयों के झगड़े में क्षमा कैसी? सबके सब उसके गले मिले। इसकी चर्चा सारी पाठशाला में फैल गई। सारी पाठशाला बाज बहादुर की पूजा करने लगी। वह अपने पाठशाला का मुखिया, नेता और सिरमौर बन गया। पहले उसे सच्चाई का दंड मिला, अब की बार सच्चाई का उपहार मिला। तो ये थी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी और कहानी में। तब तक नमस्कार।